देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ मैटर के पहले हम लोग पढ़ चुके हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में। क्या सिखाया गया है हमको ये बताया गया कि जो रेडिएशन होता है उसके पास डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर कहने का मतलब वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है और वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। ये आपको पहले बताया जा चुका है। तो देखिए, इसमें क्या है कि पार्टिकल और वेव का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरी आया, लेकिन कोई भी थ्योरी 100% परफेक्ट नहीं कहलाया। कारण क्या है कि परफेक्ट थ्योरी उसी को माना जाएगा जिसमें लिस्ट एजम्पशन होगा। यहाँ पे क्या है कि अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग चीज़ों को दिखाया गया, जिसके कारण किसी भी थ्योरी से एक परफेक्शन निकल के नहीं आया। इसीलिए डिफरेंट टाइम फ्रेम के साथ अलग अलग थ्योरीज आते गया, कुछ कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, लेकिन परफेक्शन की बात करें तो उसका अभाव हमेशा से रहा। ठीक है, जैसे अगर आप बात करते हैं मैटर के बारे में, ठीक है, तो इसमें भी आप देखेंगे मैटर के बारे में कि मैटर भी पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है और वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। इसको लेके एक अलग जो है कॉन्सेप्ट निकल के आया डी ब्रॉगली के द्वारा, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन इसके पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, जैसे रेडिएशन के पास भी डुअल नेचर होता है, लेकिन डुअल नेचर का मतलब ये नहीं है कि वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर अगर बात करेंगे तो दोनों को एक ही साथ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पार्टिकल नेचर भी दिखाई दे दे और वेव नेचर भी दिखाई दे दे। ये एक साथ दोनों ही ऑब्जर्व कर पाना कठिन है। मतलब एक थ्योरी है दिस एंड दैट का, मतलब दो बात है। देखिए, ठीक है ना, जैसे दो मैटर है, एक मैटर है वेव का, मतलब ऐसे कहिए कि दो कॉन्सेप्ट है, एक है वेव के तरह बिहेव करने का और एक किसका है आपका पार्टिकल की तरह बिहेव करने का, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ठीक है ना, इसको हम क्या लिखे, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, या फिर हम ऐसा लिख रहे हैं वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ठीक है ना, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, दोनों बात में आप फर्क समझिए। ठीक है ना, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर और वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर कहने का मतलब है कि चाहे तो वेव या फिर पार्टिकल, है ना, आइदर दिस और दैट। क्या बोलेंगे, आइदर दिस और दैट, चाहे तो वेव या फिर पार्टिकल। ये नहीं कि दिस एंड दैट बोथ, ऐसा नहीं, दिस एंड दैट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस और दैट वाला कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है कि चाहे तो वो वेव की तरह बिहेव करेगा और नहीं तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, यानी कुछ सर्कमस्टांसेस में वो वेव की तरह बिहेव करेगा, कुछ सर्कमस्टांसेस में वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। दोनों एक साथ बिहेव कर पाना संभव नहीं है। तो दिस और दैट का कॉन्सेप्ट है, दिस एंड दैट का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको कहा भी जाता है वोर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ रेडिएशन कहा जाता है इसको। ठीक है, ये वोर का प्रिंसिपल है, कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ रेडिएशन का कॉन्सेप्ट है ये, कि दिस और दैट का कॉन्सेप्ट है कि चाहे तो वेव या फिर पार्टिकल, दिस एंड दैट का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये रेडिएशन के बारे में ये सब बात हमको सिखा दिया गया। लगभग जो हर्ट और लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन वगैरह था जो है, वो सब करके हम लोग ये कंक्लूड कर लिए। क्या कंक्लूड कर लिए कि जो आपका रेडिएशन है उसके पास डुअल नेचर है। ये हम लोग वहाँ तक कंक्लूड कर चुके थे, क्योंकि पहले माना गया जब वेव के पिक्चर को सही माना गया तो क्या देखा गया कि रेडिएशन के साथ जो कुछ बात एसोसिएटेड था जो वेव्स के साथ, जैसे कि आपका इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ये सब एक्सप्लेन हो जा रहा था। लेकिन जैसे ही क्रॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात आई तो क्रॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा लगता था कि जो वेव्स है वो बंच ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, तो उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया वेव पिक्चर, तो फिर माना गया कि वो पार्टिकल की तरह होता है। तो अलग अलग एक्सपेक्ट में, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में जिससे सिमिलर बिहेवियर मिला वो मान लिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि रेडिएशन डुअल नेचर का है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है और वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है। ये सारा कहानी चल रहा था। ठीक है, और ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह या आइंस्टीन का इक्वेशन हम लोग को यही सिखाया कि फोटोन लाइक पार्टिकल, यही सब हम लोग वहाँ से सीख के आए। ये सब कहानी जब हो गया तो 1924 में डी ब्रॉगली आए। ठीक है ना, डी ब्रॉगली आए और वो बोले कि अगर आप रेडिएशन के साथ ये मानते हैं कि वो डुअल नेचर रखता है, मतलब वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है और वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो फिर आप मैटर के साथ ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? जब आप रेडिएशन के साथ ऐसा सोच पा रहे हैं कि उसके पास डुअल नेचर है, कि वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है और वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो फिर ये काम आप जो है वो मैटर के साथ क्यों नहीं कर सकते हैं कि मैटर भी पार्टिकल की तरह बिहेव करे या फिर वेव की तरह बिहेव करे, मैटर के साथ भी डुअल नेचर हो।
ठीक है, 1924 में डी ब्रोगली ये बात आए और बताए। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जो कि हमको डुअल नेचर ऑफ मैटर में उन्हीं के बारे में पढ़ना है। आपको पीछे से थोड़ा रिकैप कराए कि हम लोग रेडिएशन के बारे में ये सारा बात पढ़ चुके हैं, तो वो बोले कि जब ये सारा बात रेडिएशन के लिए सही है तो फिर मैटर के लिए क्यों नहीं सही है, जो मटेरियल है उसके लिए क्यों नहीं सही है, उसको भी आप डुअल नेचर का क्यों नहीं मानते हैं। और वो इस बात को एज्यूम करके दिखाए और एज्यूम किए और ये दिखाए कि मैटर के साथ भी डुअल नेचर है। बोले कि नेचर को सिमेट्री पसंद है। सिमेट्री कहने का मतलब क्या है कि नेचर में सिमेट्री है भाई, कि अगर रेडिएशन है तो वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है और वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है। अगर नेचर के पास मास इनर्जी का सिमेट्री मौजूद है, मास इनर्जी का सिमेट्री क्या है, जो आइंस्टीन बताए कि मास को इनर्जी में बदल सकते हैं और इनर्जी को मास में बदल सकते हैं, तो नेचर में अगर मास इनर्जी का सिमेट्री मौजूद है तो फिर ये सिमेट्री क्यों ना हो कि जो है अगर आपका रेडिएशन डुअल नेचर का है तो फिर मैटर भी डुअल नेचर का होगा। अगर वेव्स जो आप पढ़े रेडिएशन वो अगर डुअल नेचर का है तो फिर मैटर को आप डुअल नेचर के क्यों नहीं मार रहे हैं, ये तो फिर एसिमेट्रिकल प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो नेचर अगर सिमेट्री पसंद करता है तो अगर आप रेडिएशन को डुअल नेचर का मानते हैं तो मैटर का भी डुअल नेचर को मानिए। और यही बात डी ब्रोगली अपने हाइपोथेसिस में बताए। शुरुआत में तो इनका बात कहानी के जैसा था, ठीक है, लेकिन इनके बात को एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया गया सबसे पहले डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जिसमें दिखाया गया कि इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन जो कि क्या है, एक पार्टिकल है, पढ़ते हैं ना, सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, जिससे मैटर बना है, उसके साथ दिखा दिए कि उसके साथ वेव एसोसिएटेड है। वो दिखाए डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट था, उसके माध्यम से ये दिखाया गया कि जो मटेरियल पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन जिसको हम अभी बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएटेड होता है। ये प्रूफ करके दिखाए। जब एक बार ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होने के बावजूद भी वेव के तरह बिहेव करता है, तो फिर ये एक्सपेरिमेंट और भी चीज़ एटम्स के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ, डिफरेंट क्रिस्टल्स के साथ किया गया। तो देखा गया अलग अलग साइंटिस्ट और ये काम किए। इसका एक्सपेरिमेंटली शुरुआत करने वाले जो थे वो आपके डेविसन एंड जर्मर थे, जिनके एक्सपेरिमेंट को पढ़ाया जाता है कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएटेड है। फिर एटम्स के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ, सबके साथ चेक किया गया, सबके साथ एक्सपेरिमेंट किया गया, तो पता चला कि उन सब के साथ भी वेव्स एसोसिएटेड हो सकता है अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। यही हम लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आए। जो ब्रीफ कटआउट था वो आपको बता दिया गया। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि पार्टिकल और वेव में कैसे डुअल नेचर बोल देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, वेव और पार्टिकल का कॉन्सेप्ट सही है, नॉट वेव एंड पार्टिकल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि आइदर वेव आइदर पार्टिकल, चाहे तो वेव या फिर पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन और सर्कमस्टांस कैसा है, ठीक है। तो यही सेम बात जो हम रेडिएशन के लिए सीख के आए, वही सेम बात डी ब्रोगली मैटर के लिए अप्लाई किए और उसी के लिए काम किए, और इनके वर्क को डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। आप लिख सकते हैं हम कि ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है और ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। ये इसी को बोला जाता है दिस और दैट का कॉन्सेप्ट। दिस और दैट इज करेक्ट, है ना, दिस और दैट करेक्ट है ना, दिस एंड दैट इज नॉट करेक्ट। मतलब दिस एंड दैट किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि दिस और दैट सही है एंड दिस और दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इसी को बोर प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी कहा गया है, ठीक है। ये जो है कहा जाता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए, तो ये कहानी आपको बता दिया गया, ये पिक्चर आप अपने दिमाग में रखेंगे। हम लोग को बेसिकली जो यहाँ पे पढ़ना है वो ये पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना क्या है भाई, ये कहानी कहाँ से आया ये आपको बता दिया गया, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लिखते तो थोड़ा जो है लगता कि रटाया जा रहा है। मॉडर्न फिजिक्स में कहानी है कि कैसे हम लोग क्लासिकल फिजिक्स से जो है मॉडर्न फिजिक्स की ओर बढ़े। तो देखिए, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आया 1924 में। 1924 में ये क्या बोले, ये बोले कि लाइक रेडिएशन के तरह, ठीक है ना, लाइक रेडिएशन के तरह मैटर ऑल्सो हैज डुअल नेचर। यानी रेडिएशन के तरह मैटर के पास भी डुअल नेचर है। डुअल नेचर कहने का मतलब देखिए, वही बात हम यहाँ लिख भी रहे हैं, दैट इज ऑफ आइदर बिहेविंग एज पार्टिकल
ठीक है ना, आइदर बिहेविंग एज पार्टिकल, चाहे वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, और एज वेव, और एज वेव। देखिए और लिख रहे हैं, एंड नहीं लिखा जा रहा है, इस बात पे गौर करिए। आइदर बिहेविंग एज पार्टिकल और आइदर बिहेविंग एज वेव। रेडिएशन की तरह मैटर भी जो है आपका डुअल नेचर का है, यानी वो भी पार्टिकल या वेव की तरह क्या कर सकता है, बिहेव कर सकता है, ठीक है ना। इसी को बोला गया है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। दिस इज कॉल्ड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। दिस इज कॉल्ड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इसी को डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बोला गया है। इस हाइपोथेसिस में और भी बात है, बस ये वो स्टार्ट किए कि ऐसा अगर आप रेडिएशन के साथ मान रहे हैं तो मैटर के साथ भी ऐसा आपको मानना पड़ेगा। यही आपका डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस है जो यहाँ पे बात बताए। और सिंपल शब्दों में आप समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं, जितना भी मटेरियल पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल्स लाइक, जैसे क्या क्या है आपके पास मटेरियल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, अल्फा पार्टिकल्स है, बहुत सारा है, ड्यूट्रॉन है, etc। मटेरियल पार्टिकल्स लाइक क्या, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल, ये जितना भी है सब मटेरियल पार्टिकल है ना। हैव ऑल्सो वेव्स एसोसिएटेड विद देम, है ये पार्टिकल है ना, हैव ऑल्सो वेव्स एसोसिएटेड विद देम, उन सब के साथ भी वेव एसोसिएटेड है, हैव ऑल्सो वेव्स एसोसिएटेड विथ देम, है ना। हैविंग अ डिफिनिट वेवलेंथ, उसका एक डिफिनिट वेवलेंथ भी होगा, क्योंकि वेव है तो वेव का प्रॉपर्टी है तो उसका एक डिफिनिट वेवलेंथ भी होगा। हैविंग अ डिफिनिट वेवलेंथ, उसका एक डिफिनिट वेवलेंथ भी होगा। हैविंग अ डिफिनिट वेवलेंथ, तो उसका एक डिफिनिट वेवलेंथ भी आपका देखने के लिए मिलेगा। तो वही कहा गया है कि जो वेव मैटर के साथ एसोसिएटेड है, द वेव एसोसिएटेड विथ मैटर और मटेरियल पार्टिकल्स, मैटर या फिर मटेरियल पार्टिकल्स के साथ जो वेव एसोसिएटेड है ना, इज कॉल्ड, उस वेव को ही बोला गया है मैटर वेव। उस वेव को क्या बोला गया है, मैटर। सिंपल बात है कि मैटर के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसी का नाम मैटर वेव है, या उसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डी ब्रोगली वेव, है ना। और जो वेवलेंथ है, उसका जो वेवलेंथ है डी ब्रोगली वेव का, द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव, जो डी ब्रोगली वेव का वेवलेंथ है, द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव इज कॉल्ड, जो डी ब्रोगली वेव का जो वेवलेंथ है उसको डी ब्रोगली वेवलेंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो कैसे निकल के आएगा, अगली बात यह है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ निकलेगा कैसे। तो चूंकि ये बात तो ये हाइपोथेसिस है, ये बोले कि अगर आप रेडिएशन के लिए ये बात मान रहे हैं तो मैटर के लिए क्यों नहीं मान रहे हैं। अगर नेचर को सिमेट्री पसंद है, नेचर में मास एनर्जी का सिमेट्री हो सकता है, तो फिर रेडिएशन और मैटर का सिमेट्री क्यों नहीं हो सकता है कि रेडिएशन अगर डुअल नेचर की तरह बिहेव कर रहा है तो मैटर भी करेगा डुअल नेचर बिहेव, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट उसी से, रेडिएशन वाले कॉन्सेप्ट से ही लाए। जैसे आप जानते हैं, आपको पढ़ाया गया होगा फोटोन के लिए, फॉर फोटोन के लिए आपको सिखाया गया है ना, उसी से डी ब्रोगली अपना जो है काम कर लिए। फोटोन के लिए आपको सिखाया गया E इज इक्वल टू क्या होता है, hc बाई लैम्डा, E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। ऑल्सो आप ये भी सीखे हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस से E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे, दोनों ही तो एनर्जी को बता रहा है, तो hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर। तो c से c कट जाएगा, तो जो लैम्डा होगा वो क्या होगा, h बटा mc। mc क्या है, m मास है, c स्पीड है, तो h बाई पी लिख दीजिए, जहाँ पे p का मतलब मोमेंटम हो जाएगा, है ना। p का मतलब क्या होगा, मोमेंटम। ये बात तो पहले से जानकारी थे, कुछ नया बात बताया नहीं गया, ठीक है। कि E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा फोटोन का एनर्जी है, और मास एनर्जी इक्विवेलेंस E इज इक्वल टू mc स्क्वायर लिखते, दोनों एनर्जी को इक्वेट कर दिए तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी आ गया। ये बात किसके लिए सही था, फोटोन के लिए सही था, जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से निकल के आता है, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो वो बोले कि क्या किए, डी ब्रोगली क्या किए, है ना, डी ब्रोगली
अप्लाइड दिस कॉन्सेप्ट जो डी ब्रॉगली थे, है ना, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दिए, अप्लाइड दिस कॉन्सेप्ट फॉर मैटर वेव। किसके लिए बोले? मैटर वेव के लिए बोले। और बोले कि ऐसा है कि अगर आप मान लीजिए h तो कांस्टेंट है, वो बोले कि p जो है वो mc ना हो के mv होगा। v तो स्पीड ऑफ लाइट है और ये v क्या है? स्पीड ऑफ मैटर। मैटर जिस स्पीड से चलेगा वही स्पीड होगा, वही स्पीड क्या होगा। ये आपको बता दिए कि p इज इक्वल टू mv, जहाँ पे v आपका स्पीड ऑफ मैटर है, v आपका क्या? स्पीड ऑफ मैटर। तो इसीलिए जो बोले कि ठीक है लैम्डा इज इक्वल टू h बटा एम सी, नहीं h बटा mv लिखो और h बाई पी लिखो। h बाई क्या लिख दो? p। यही जो इक्वेशन निकल के आ गया। ये कोई बहुत बड़ा काम जो है यहाँ पे नहीं किए कैलकुलेशन में, बस यही बोले कि बस जो बात फोटोन के लिए सही आया है, बस यहाँ पे सी लाइट का स्पीड है, यहाँ पे हम इसको जब सिमेट्री ही लगाना है तो जो काम रेडिएशन के लिए हुआ है वही काम मैटर के लिए कर दो। तो बस यहाँ पे लाइट का स्पीड था, यहाँ पे ये मैटर का स्पीड ले लिए, जिस मैटर के लिए हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ पता करना चाह रहे हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू h बटा एम भी, ये लैम्डा इज इक्वल टू h बटा पी आ गया, यहाँ से आ गया ये काम। अब देखिए, अब इसको अलग अलग फॉर्म में लिख दिया जाता है। जैसे देखिए, सिंस आप जानते होंगे, कभी पढ़े होंगे, P को मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन होता है, P इज इक्वल टू रूट अंडर 2m ई के फॉर काइनेटिक एनर्जी, ये आपका रिलेशन होता है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं h बाई एम भी इज इक्वल टू h बाई पी, या फिर आप लिख सकते हैं h बाई रूट अंडर 2m ई के वाला जो है कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके नीट और जेई के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल लिए, डी ब्रॉगली वेव क्या होता है, कैसे डी ब्रॉगली ऐसा सोचे वो भी बता दिए, और सोचने के बाद वो कैसे उसको यहाँ पे अप्लाई करके डी ब्रॉगली वेवलेंथ पता कर दिए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। ठीक है, इतना काम हो जाने के बाद अब क्या है कि हम लोग देख लिए, अब देखेंगे कि मैटर वेव का क्या क्या प्रॉपर्टी है, सब इसके अंदर छिपा हुआ है, इस इक्वेशन के अंदर ही सब छिपा हुआ है। ठीक है, उसको अब हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि आप देख लिए कि जो लैम्डा जो आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ आया वो h बाई पी या फिर क्या है h बटा एम भी। यहाँ से बहुत सारा चीज़ आपको क्लियर होगा। जैसे सबसे पहला आप देखेंगे कि लैम्डा जो है वो v के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा जो है वो क्या है आपका v के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वो v के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो देखिए क्या होगा कि अगर ये इंप्लाई करता है कि अगर v का वैल्यू 0 होगा तो v का वैल्यू 0 हो जाएगा तो लैम्डा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, लैम्डा अनडिफाइंड होगा। यानी अगर वेलोसिटी 0 है तो आप वेवलेंथ डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ पता ही नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप तभी डिफाइन कर पाएंगे जब पार्टिकल मोशन में होगा, यानी मैटर वेव तभी एसोसिएटेड होगा पार्टिकल के साथ जब वो मोशन में होगा। ये मैटर वेव का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है आपका? तो कहिएगा मैटर वेव्स आर ओनली एसोसिएटेड, मैटर वेव्स आर ओनली एसोसिएटेड when the substance is in motion, या ऐसे कहिए ना when the body या फिर सब्सटेंस मोशन में होगा। किस में होगा? आपका मोशन में होगा। अगर मोशन में नहीं होगा तो देख लीजिए लैम्डा अनडिफाइंड है। लैम्डा क्या है आपका? अनडिफाइंड हो गया। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी आपका क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि लैम्डा जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब है आपका? मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये है कि लैम्डा इज ग्रेटर फॉर द स्मॉलर मास। जो स्मॉलर मास होगा उसके लिए लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? बड़ा होगा। वाइल लैम्डा इज स्मॉलर फॉर लार्जर मास। लैम्डा स्मॉल होगा किसके लिए? लार्जर मास के लिए। इसीलिए आपसे ये पूछेगा ना कि अच्छा ये बताओ कि हम लोग के साथ मैटर वेव क्यों नहीं एसोसिएट होता है? क्योंकि हम लोग का मास काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इन कंपैरिजन टू सब एटॉमिक पार्टिकल से अगर तुलना करें, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से हम अपने मास का तुलना करें तो हम लोग का मास काफ़ी ज़्यादा है।
इसीलिए हम लोग के साथ जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड है, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो एसोसिएटेड उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं ड्यू टू लार्जर मास। कहेगा कि 1 kg बॉल के साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा, कैलकुलेट कर देंगे यार, फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h/mv है। कहेगा 1 kg का बॉल है, इतने स्पीड से चल रहा है, बताओ इसके साथ लैम्डा कितना होगा। h का वैल्यू रखेंगे, मास का वैल्यू रखिएगा, v का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, सब कुछ दिया हुआ रहेगा, कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही छोटा लैम्डा निकल के आएगा। इसीलिए हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो जो मटेरियल पार्टिकल है उसके साथ मैटर वेव एसोसिएटेड होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जितना सब एटॉमिक पार्टिकल है उसका मास काफी कम है, उसके साथ लार्जर वैल्यू ऑफ लैम्डा एसोसिएटेड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका लैम्डा जो है p मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मोमेंटम ज़्यादा होगा, अगर मोमेंटम क्या होगा ज़्यादा, तो लैम्डा आपका कम होगा। लैम्डा क्या होगा कम। अगर मोमेंटम कम होगा, ठीक है, तो लैम्डा क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। तो ये जो चीज़ है आपका ये है, हो गया 3 प्रॉपर्टी हो गया। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, यानी जो लैम्डा आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसका इक्वेशन हम लोग निकाल के लाए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ मास पे तो डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम पे भी डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो इंडिपेंडेंट है। किसके इंडिपेंडेंट है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसके इंडिपेंडेंट है, चार्ज ऑफ पार्टिकल पे क्या चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, प्रोटॉन पे क्या चार्ज है, इस पर से कोई मतलब उसको नहीं, ठीक है। इससे वो इंडिपेंडेंट होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है। ये 4 प्रॉपर्टी है जो कि आप कहीं भी आएगा तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का प्रॉपर्टी है। बाकी मैटर वेव का भी ढेर सारा प्रॉपर्टी है, जो आप मैटर वेव पढ़े आप उसका भी ढेर सारा प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये हुआ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का प्रॉपर्टी। अब देखिए, अब आगे क्या बोलेंगे आप, आगे आप बोलेंगे कि चौथा जो है पांचवा जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अगर आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एसेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, जो एसेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है उसको अगर हम एसेलरेट करेंगे तो होता क्या है कि अगर चार्ज पार्टिकल को आप एसेलरेट करेंगे, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस से अगर आप एसेलरेट करेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर डेवलप हो जाएगा, जितना उस पर चार्ज है और इंटू जितना पोटेंशियल डिफरेंस से आप उसको क्या करेंगे एसेलरेट करेंगे, जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या करेंगे, ये भी ऐसे लिखे, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में तो चार्ज के पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, अगर आप उसको एसेलरेट करेंगे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस पे तो वो सारा काइनेटिक एनर्जी किस में बदलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में बदलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि दिस गेन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू, किसके बराबर होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए, यानी ½mv² के बराबर होना चाहिए। तो ये जो आप इक्वेशन लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h√2m के, यहाँ पे आप ई के जगह पे क्या लिखेंगे, √2m, ई के जगह पे लिख दीजिएगा q इंटू भी, q इंटू क्या लिख दीजिएगा भी, समझ गए। q इंटू भी क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी जो होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा वो जरूर इसी के बराबर हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें तो आपके पास मोमेंटम मौजूद है, वहीं से ये गेन कर रहा है। तो आप लिख दिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू q इंटू भी, जहाँ पे ये वाला भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए थोड़ा अलग लिखे हैं उसको। तो ये हो गया आपका एसेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। बाकी अगर एसेलरेटेड नहीं है तो सबके लिए सेम लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अब जैसे यहाँ पे काम किया जाता है इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए काम किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप जानते हैं, सब कुछ नोन है, इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, चार्ज भी पता है, ठीक है, h का वैल्यू भी पता है, 2 भी पता है, सब कुछ पता है। जब सब कुछ पुट करेंगे ना तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12.27,
और डिवाइडेड बट रूट अंडर पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो हमको नहीं ना पता है, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जा रहा होगा। तो अगर आप ऐसी बात करेंगे तो ये आएगा, और ये याद रखिएगा ये जो डाटा निकल के आएगा ये एंगस्ट्रम में निकल के आएगा। इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा कॉमन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, बाकी प्रोटॉन ड्यूट्रॉन सबका काम आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का बहुत इंपॉर्टेंट है 12.27 डिवाइडेड बटा रूट अंडर भी, है ना, भी जहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये एंगस्ट्रम में आएगा, ये भी बात आप याद रखेंगे। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ से एसोसिएटेड जितना भी बात था, है ना, वो आपको बता दिया गया कि कैसे आप वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। जितना भी न्यूमेरिकल्स आएगा सब इसी से कैलकुलेट होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्या है कि अब हम लोग कुछ ग्राफ देख लेते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही कॉमन ग्राफ है, जैसे लैम्डा इज इक्वल टू h/mv है, ठीक है ना। तो आपसे लैम्डा और v का ग्राफ अक्सर पूछा जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। लैम्डा और v का जो ग्राफ आपसे पूछा जाता है उसमें आप क्या बोलेंगे कि लैम्डा और v एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। और लैम्डा और 1/v का जो ग्राफ होता है वो आपका कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद अगर बात करेंगे किसका, लैम्डा और p का, लैम्डा और किसका, p का, तो लैम्डा और p का बनेगा तो क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। ये जो है यही अंतर h/p होता है, या फिर इसको क्या लिखते हैं h और डिवाइडेड बटा रूट अंडर 2me के लिखते हैं ना। एक ग्राफ और आप बना सकते हैं यहाँ से, लैम्डा और रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बना सकते हैं। तो रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी का बनाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो ये सब ग्राफ आपको मोस्ट कॉमन ग्राफ है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये है। अब देखिए नोट करके एक दो बात हम लिख देते हैं ग्राफ के अलावे, जैसे आपका जो मैटर वेव है, ये मैटर वेव का प्रॉपर्टी है ना, मैटर वेव इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैटर वेव जो है आपका वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहने का मतलब दैट नहीं है, कहने का मतलब दैट इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है। आप ध्यान रखेंगे कि मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। अगला जो है ये आप जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैटर वेव क्या, उसका प्रॉपर्टी स्टेट करिए। तो डिफिनीशन तो आपको बता दिए, प्रॉपर्टी में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो वो बताया कि मैटर वेव तभी एसोसिएटेड होगा जब पार्टिकल मोशन में होगा, बिना मोशन के वो एसोसिएटेड नहीं मतलब दिखाई नहीं देगा आपको। अगली बात कि मैटर वेव जो है मास पे डिपेंड करता है, ठीक है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मोमेंटम पे डिपेंड करता है, लेकिन मैटर वेव चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ये रखेंगे। और अगला कि उसका नेचर क्या है, तो मैटर वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कोई भी डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और देखिए अगला बात नोट करके ये भी लिख लीजिए, दूसरा बात है ना, ये चूंकि हाइपोथेसिस है ना, ये हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने वाला जो एक्सपेरिमेंट था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाई, इसको एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया गया, एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाई, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाई डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसको जो एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया गया वो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया गया, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया गया, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये दूसरा बात ध्यान रखेंगे। तीसरा बात आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ विथ थर्मल न्यूट्रॉन, जो कि नीट 2016 में भी पूछा गया है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ विथ थर्मल न्यूट्रॉन, अगर आपके साथ थर्मल न्यूट्रॉन है आपके पास तो उसके साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना एसोसिएटेड होगा ये पता करना होगा थर्मल न्यूट्रॉन के साथ। तो होता क्या है कि थर्मल न्यूट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 kT,
क्या होता है 3/2 kT, जहाँ पे K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन है, समझ गए। तो इसीलिए जो लैम्डा होता है ना वो हम लोग तो पढ़े हैं h और डिवाइडेड बटा √2m/E_K है ना। तो EK के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 3/2 kT रख देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो जो लैम्डा निकल के आ जाएगा h और डिवाइडेड बाई √3 KTm है ना। ये आप ध्यान रखेंगे, ये सेम क्वेश्चन नीट में 2016 में पूछा गया है थर्मल न्यूट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड होता है वो। अगली बात आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, अगला बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है चौथे नंबर पॉइंट में जो आपका बोर का क्वांटम पोस्टुलेट है, बोर का क्वांटम पोस्टुलेट जो है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, यानी बोर भी क्वांटम पोस्टुलेट देने में जो है इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किए। बोर का क्वांटम पोस्टुलेट क्या बताता है, वो बताता है कि mvr = nh/2π। इसके कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिटल में पाया जाएगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पाया जाएगा, ठीक है, एटम्स में, तो वहीं जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा, और नहीं तो नहीं पाया जाएगा। ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ऑर्बिट में वो क्वांटाइज्ड होता है, वो पार्टिकुलर एक ऑर्बिट में अरेंज होता है, और उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम अगर h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर है तो वहीं इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन वहीं है जहां पे उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो रहा है। अब कहिएगा ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो ये इनका यहां से क्या बात हुआ कि इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि इस ऑर्बिट में घूम रहा है ना, आपका इसका रेडियस r है और ये nth ऑर्बिट है। कौन सा ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट। तो इनका कहना था कि इस ऑर्बिट का जो सरकमफेरेंस होगा 2πr होगा, 2πr होगा। तो इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ चूंकि इलेक्ट्रॉन आपका सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसके साथ भी वेव एसोसिएटेड हो सकता है, ठीक है। तो 2πr है ना, इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएटेड है। ये बात जो है क्लियर हो चुका था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। बाद में और बाकी सारे साइंटिस्ट आए जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल का क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन दिखाए कि देखो डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, डिफ्रैक्शन वेव का प्रॉपर्टी है, और पार्टिकल को डिफ्रैक्शन करते हुए दिखाए, मतलब ये बताए कि ये पार्टिकल, ये जो मैटर है, इसके साथ भी मतलब इसके साथ भी वेव एसोसिएटेड है, क्योंकि ये डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, और डिफ्रैक्शन किसका प्रॉपर्टी है, वेव का प्रॉपर्टी है। सेम काम ये भी इलेक्ट्रॉन के साथ किया गया है ना। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं किया गया, इस एक्सपेरिमेंट में यही काम किया गया। इलेक्ट्रॉन बीम लिया गया और इलेक्ट्रॉन बीम को सुटेबली कट निकल क्रिस्टल पे इलेक्ट्रॉन गन के मदद से फॉल कराया गया। तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन अगर डिफ्रैक्शन पार्टिकल होने के बावजूद ये डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, मतलब डिफ्रैक्शन वेव का प्रॉपर्टी है, और वो पार्टिकल होने के बावजूद ये काम कर रहा है, मतलब उसके पास वेव नेचर भी मौजूद है। ये बात डेविसन एंड जर्मर सबसे पहले करके दिखाए। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए और यही इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को अलग अलग चीजों के साथ रिपीट किए और बताए केवल इलेक्ट्रॉन के साथ ही क्यों चिपके रहे, और भी मैटर है जिसके साथ जो है वेव से एसोसिएटेड है, सभी के साथ लगभग वेव एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो चुका था। तो ये बात जो है यहाँ पे आया कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो वो बोले कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका जो सरकमफेरेंस होगा, है ना, उसका जो सरकमफेरेंस होगा वो इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा, जहां पे जो n है दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। इसको आप केमिस्ट्री में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। n नंबर ऑफ ऑर्बिट था, तो यहां से क्या हो गया 2πr = n, और लैम्डा के जगह लिख दिया गया h/mv। लैम्डा की जगह क्या लिख दिया गया h/mv, डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट लगा दिया गया। यहां से ये r इधर mv इधर आ जाएगा और 2π उधर चला जाएगा, तो mvr = nh/2π। क्या मिल गया देखने के लिए, mvr = nh/2π। यही कॉन्सेप्ट जो है बोर का जो पोस्टुलेट पढ़ेंगे हम लोग, ऑर्बिट का जो पोस्टुलेट नील बोर मॉडल जो आपको पढ़ाया जाता है, वहां पे ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन केवल, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड वे में पाया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहा है उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। mvr एंगुलर मोमेंटम को बोलते हैं,
ठीक है। तो ये बात यहीं से उठा के वहां ले जाया गया। तो ये सब कंट्रीब्यूशन है डी ब्रॉगली में। कहा जाता है कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग हाइपोथेसिस, मतलब सब कुछ बदल के रख दिया, ऐसा हाइपोथेसिस है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। उसके बारे में जितना भी जानकारी था वो आपको दे दिया गया, चाहे आप बोर्ड के एग्जाम में बैठे या नीट में बैठे या जेई में बैठे, एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में इससे आगे दिखाई नहीं देगा। अगर आप इतनी बातों को समझ चुके हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही है, आप इसको नोट कर ले। और ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का डुअल नेचर ऑफ मैटर वाला पोर्शन जो था वो समाप्त हो गया।